हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, सभी 12th वाले स्टूडेंट्स और यूपीएससी वाले मेरे सभी फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था 12th क्लास की एनसीईआरटी वाली सीरीज हमने स्टार्ट की थी। कल इसकी हमने फर्स्ट वाली क्लास डाली थी, फर्स्ट वाला पार्ट, और आज हम इसका सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की थी। 12th क्लास की पॉलिटिक्स साइंस वाली पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है फर्स्ट वाली, वो हमने स्टार्ट की थी। यहाँ पर फर्स्ट वाली इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ आपसे, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई भारत की राज व्यवस्था का उस टाइम पर, भारत की पॉलिटिक्स में उस टाइम पर कौन सी पार्टी थी और पार्टीशन कैसे हुआ था और पार्टीशन की प्रोसेस क्या थी, मैं बोलने वाला हूँ। जो हमारी बुक है, जैसे हमारी 12th में 2 बुक हैं, आपको पता है, ठीक है। तो 12th बुक में, एक बुक में तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है, और सेकंड वाली बुक में, मतलब वो फर्स्ट वाली है वैसे, पर कोई बात नहीं, मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ। तो सेकंड वाली बुक में हमारे अपन बात कर सकते हैं इंडिया के बाहर के, या तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लो कि भाई इंडिया के संबंध पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, इंडिया के संबंध यूएसए के साथ कैसे हैं, इंडिया के संबंध चाइना के साथ कैसे हैं, इन सब संबंधों के बारे में उसमें है। और कुछ विशेष स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी उसमें है। तो वो वाली बुक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने इसमें फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और फर्स्ट वाले चैप्टर का नाम था, भाई हम इसमें पढ़ रहे थे कि जब नया नेशन बनता है तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का नेम है। तो चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो भाई हमने कल देखा था, हमारी इससे पहले वाली क्लास में पार्ट नंबर फर्स्ट में देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक स्पीच दिया था, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि भाई ये हमारे इंडिया के फर्स्ट पीएम थे। एंड उसके बाद में हमने थोड़ा इनके बारे में जाना कि भाई इनके पिताजी कौन थे, इनकी वाइफ कौन थी, इनके एक डॉटर थी, उनका नाम क्या था, उनकी शादी, मतलब उनकी मैरिज किसके साथ कराई गई, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें लगभग जितना हमसे हो पाया था उतना हमने जाना था। देन उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में अभी तक टोटल पीएम की लिस्ट हमने देखी थी कि भाई 19, अगर अपन बात करें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी जी तक, कि भाई कितने पीएम रह चुके हैं और किस किस मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, समय काल क्या था, किस सन से लेकर किस सन तक वो रहे थे, तो सारा हमने कल देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने 3 चैलेंज देखे थे भाई, 3 मेन चैलेंज थे, ठीक है। तो 3 मेन चैलेंज कौन कौन से थे वो भी हमने देख लिए, जिसमें एक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, एक गुड गवर्नमेंट का होना है, और एक नेशन को शेप देना है एंड आकार देने की बात हमने की थी। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसके आगे का, जैसे कि हमने बोला था कि जब भी क्लास आएगी इसके आगे का हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसके आगे का। यहाँ पे मैं आपको बुक की इमेज बताऊंगा सीधा की सीधा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम दिखे या दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, और थोड़ा जहां, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमने हाईलाइट पॉइंट किए हैं आपको भी एज इट इज अपनी बुक में उन्हीं पॉइंटों को हाईलाइट करना है और उन्हीं पॉइंटों को अच्छे से पढ़ना है, और एग्जाम में उनको लिख के आ जाना है। आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था भाई चैलेंजेस के बारे में। अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँ तो हमने 3 मेन चैलेंज देखे थे। क्या देखे थे हमने? 3 मेन चैलेंज देखे थे, जिसमें एक चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, एक चैलेंज क्या था कि भाई गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और एक चैलेंज क्या था कि नेशन को शेप मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तीनों चैलेंज हमने देखे थे। देन उसके बाद में हमने 4th नंबर का और सबसे मेन चैलेंज देखा था कि भाई आपको इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और इफेक्टिव पॉलिसी किस चीज के लिए बनानी पड़ेगी? आपको इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये हमने देखा था कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या बनाएंगे? एक इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। प्लस हमने देखा था कि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए या पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भी हमको क्या बनानी पड़ेगी? इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को हमको क्या बनानी पड़ेगी? इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारा हमने यहाँ तक कल देखा था। देन अगर इसके आगे की हम बात करते हैं तो अब करते हैं हम स्टार्ट। देखिए,
ये जो क्लास होने वाली है आपको पता है 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में है, एंड यूपीएससी वाले और आरएएस वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़ना होता है उनके लिए। चलिए देखिए, अगर हम नॉर्मल देखें कि भाई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ, इंडिया के पार्टीशन की प्रोसेस क्या थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इंडिया के पार्टीशन से बना क्या था, तो भाई इंडिया के पार्टीशन से एक तो इंडिया बना था और एक पाकिस्तान बना था। इंडिया के पार्टीशन से एक तो क्या बना था, एक तो हमारा इंडिया बना था, प्यारा भारत देश बना था, और एक बना था पाकिस्तान। एक क्या बना था? पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो जब इंडिया का पार्टीशन किया गया तो दो नेशन बने थे, दो नेशन एक बना, एक तो हमारा था ही इंडिया, उसमें से एक और बनाया गया जिसको पाकिस्तान बोला गया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने के लिए काफी ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो भाई पार्टीशन से ये दो कंट्री बन करके आई। अब अगर आगे देखें तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे चलें थोड़ा सा और, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, देन उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं हम, मैं भी अब आपको आसानी के साथ दिख रहा होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन हम रिहेबिलेशन हम पढ़ने वाले हैं, रिहेबिलिटेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई पार्टीशन इन द सेंस विभाजन होता है, तो आप भी अपनी बुक में ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे कोई, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, मीनिंग्स हम भूल जा रहे होते हैं, उस वजह से लिख लिया करो। पार्टीशन मतलब विभाजन, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एंड रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है? पुनर्वास होता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ी सी क्वालिटी को इनहेंस कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए उसको, और हमने जो अंडरलाइन किया है उनको अंडरलाइन कर लीजिए। आप अंडरलाइन करके आप अपनी बुक में भी एज इट इज सेम देख सकते हो। अगर आपको क्लास में नहीं दिख पा रहा है तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से दिख जाए, फिर भी हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो। देखिए, On 15 August 1947, not one but two nation state come into existence. Existence मतलब होता है अस्तित्व में आना। तो देखिए, बोला गया है भाई कि 14-15 अगस्त की रात को, जो 1947 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर, उस रात को केवल, मतलब उस टाइम पर केवल एक नहीं दो देश अस्तित्व में आए थे। दो देश कौन कौन से थे? एक इंडिया था और एक पाकिस्तान था। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लिख रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे देखिए, दिस वॉज अ रिजल्ट, और ये परिणाम था ऑफ पार्टीशन। किसका? पार्टीशन का। ये किसका परिणाम था भाई? पार्टीशन का परिणाम था कि 1947 को क्या हुआ था कि दो देश बन गए थे। वो भी कब? 14 और 15 अगस्त की रात को दो देशों का क्रिएशन हो गया था। एक कौन? पाकिस्तान, और एक कौन? इंडिया। ठीक है, पार्टीशन का ये रिजल्ट था, परिणाम था। आगे देखिए, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भाई ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में डिवीजन कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन दो भागों में कर दिया गया, एक को इंडिया बोला गया एंड एक को पाकिस्तान बोला गया। अब ब्रिटिश इंडिया वर्ड यूज क्यों आ रहा है? आप समझ पा रहे हो? ब्रिटिश इंडिया शब्द यूज इसलिए आ रहा है क्योंकि उस टाइम तक हम क्या, अंग्रेजी गवर्नमेंट, मतलब कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि अंग्रेजी गवर्नमेंट हमारे देश में चल रही थी, उस वजह से ब्रिटिश इंडिया वर्ड आ रहा है। ठीक है, हम उनके गुलाम थे उस टाइम पर, ऐसा बोल सकते हैं भाई, उनका डोमिनेंस था हमारे ऊपर, उस वजह से। तो देखिए कि भाई ब्रिटिश इंडिया के दो भाग कर दिए गए, एक इंडिया बना दिया गया और एक क्या बना दिया गया? पाकिस्तान बना दिया गया। अब ये केवल 3 लाइन हमने हाईलाइट किए हैं, तो ये तीनों लाइन आपको आपकी बुक में भी हाईलाइट कर लेनी है और अच्छे से पढ़ लेनी है। एक बार फिर से मैं तीनों लाइनें बता देता हूँ क्या बोलती हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया है भाई कि 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ था 1947 में, कि दो देश अस्तित्व में आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। एक को इंडिया बोला गया है, एक को पाकिस्तान बोला गया है। ठीक है, अगर उसके बाद हम देखें कि भाई देखिए, उसके बाद हमने देखा था कि दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, कि ये किसका रिजल्ट था? दो देश जब अस्तित्व में आए थे, किसका परिणाम था? पार्टीशन का परिणाम था। पार्टीशन की वजह से ऐसा हुआ था।
आगे हमने देखा भाई ब्रिटिश इंडिया को अब ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन दो भागों में कर दिया गया, एक को इंडिया बना दिया गया और एक को क्या बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, कुल मिलाकर के बोला गया है कि भाई अगर अपन टू नेशन थ्योरी के बारे में बताएं तो टू नेशन थ्योरी के बारे में किसने बताया भाई, मुस्लिम लीग ने बताया। किसने बताया, मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग क्या थी, मैं बता देता हूं आपको। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो मुस्लिमों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती थी, मतलब मुस्लिमों के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। तो याद रहेगा मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो मुस्लिमों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कार्य करती थी, डेवलपमेंट का, विकास का उनके लिए। तो वो मुस्लिम लीग थी। ठीक है, पार्टी थी एक, इतना याद रखना है। आगे देखिए, इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। और बोला गया है, एक मिनट, एक लाइन मिस हो गई है, मैं भी दोबारा पढ़ते हैं अपन यहां से। इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब बोला गया है कि भाई देखिए, इंडिया में कौम के आधार पर अगर अपन बात करें तो डिवीजन जब हुआ था तो इंडिया में दो प्रकार की कौम बनी थी, एक हिंदू वाली कौम और एक मुस्लिम वाली कौम। जब डिवीजन हुआ था तो आपको पता है कि भाई रिलीजन के आधार पर, रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर डिवीजन किया गया था। रिलीजियस मेजोरिटी क्या होता है कि भाई जिस एरिया में जिस धर्म के लोग ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं रिलीजियस मेजोरिटी। ठीक है, तो रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर डिवीजन हुआ था। तो उस टाइम पर इंडिया में दो प्रकार की कौम बनी थी, एक हिंदू वाली कौम और एक मुस्लिम वाली कौम। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ कि अब लोगों ने किसकी डिमांड कर दी, पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश बना दिया जाए और उस देश का नाम क्या होगा भाई, पाकिस्तान होना चाहिए। ऐसी डिमांड मुस्लिम करने लगे। और उसमें अगर अपन और पार्टी की बात करें तो कौन सी, जो अपन बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी भाई, मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई वो ये डिमांड करने लगी थी। आगे देखिए, द कांग्रेस अपोज, एक मिनट, दैट इज वाई डिमांड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। यहां तक हो गया। आगे देखिए, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। भाई कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया। अपोज मतलब होता है विरोध करना, कि टू नेशन थ्योरी जो आई थी, मुस्लिम लीग तो इसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी भाई इसका विरोध कर रही है। किसका, टू नेशन थ्योरी की। और टू नेशन थ्योरी क्या है कि भाई ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन करके उसमें से दो कंट्री बना दी जाए, एक कंट्री को इंडिया बोल दिया जाए और एक कंट्री को क्या बोल दिया जाए, पाकिस्तान बोल दिया जाए। इंडिया और मतलब पाकिस्तान बनाया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान सेपरेट मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, ऐसा उस टाइम पर बोला जा रहा था। तो ये टू नेशन थ्योरी थी जिसको अपोज कर रही थी, मतलब जिसका विरोध कर रही थी कौन, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां तक हो गया अपना, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, भाई कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि भाई कांग्रेस पाकिस्तान की डिमांड का भी विरोध कर रही थी। कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई ना तो, मतलब कांग्रेस विरोध कर रही थी टू नेशन थ्योरी का भी और पाकिस्तान की डिमांड का भी। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ राजनीतिक विकास हुए इन 1940s, 1940 में। द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बोला गया है कि भाई 1940s के टाइम पर क्या हुआ था, 1940 के टाइम पर कुछ राजनीतिक विकास हुए थे और पॉलिटिक कंपटीशन भी हुआ था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी हुई थी दो पार्टियों के बीच में। और कौन कौन सी दो पार्टियों के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ था, तो एक तो मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों के इंटरेस्ट का ध्यान रखती थी और एक कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों के बीच में क्या हुआ था, पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ था, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कौन आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण बाद में जो पाकिस्तान की डिमांड थी, भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द ब्रिटिश रोल, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रोल आया इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने के लिए, लेड टू डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर बाद में इस फैसले को मान लिया गया कि भाई पाकिस्तान बनाया जाएगा मुस्लिमों के लिए, या पाकिस्तान बनाया जाएगा एक सेपरेट कंट्री। यहां तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि हमने इस वाले टॉपिक में क्या देखा है लास्ट में, देखिए पार्टीशन के बारे में अगर हमें बताना चाहूं कि हमने इसमें क्या देखा है, तो देखो सबसे पहले हमने देखा भाई पार्टीशन के बारे में बात करें
कि मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको स्पष्ट रूप से। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई 14 और 15 अगस्त 1947 इस टाइम पर दो कंट्री अस्तित्व में आई थी, एक का नाम था इंडिया और एक का नाम था पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक कंप्लीटली हुआ। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई ये जो डिवीजन हुआ था ये किस पर आधारित था, भाई टू नेशन थ्योरी आई थी। क्या आई थी? एक टू नेशन थ्योरी आई थी। टू नेशन थ्योरी आई थी और टू नेशन थ्योरी को अपोज कौन कर रहा था? तो कांग्रेस कर रही थी। और इसका समर्थन कौन कर रहा था? तो मुस्लिम लीग कर रही थी। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या है? दोनों पार्टियां, याद रखना है आपको, ये दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी। तो जो मुस्लिम लीग पार्टी है वो क्या करती है? मुस्लिम पीपुल जो हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। मुस्लिम लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखती है मुस्लिम लीग पार्टी। इसकी डिमांड थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से सेपरेट नेशन बना दिया जाए जिसका नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। कांग्रेस एक तो टू नेशन थ्योरी का भी अपोज कर रही थी, मतलब इसका विरोध कर रही थी, और कांग्रेस जो पाकिस्तान था कि भाई पाकिस्तान की डिमांड का भी कांग्रेस क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। अब इन दोनों के बीच में फिर क्या तो होता है कि भाई इन दोनों के बीच में ब्रिटिश रूल आ जाता है। ठीक है, किस किस के बीच में? एक तो कांग्रेस के बीच में और जो मुस्लिम लीग थी उन दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या जाता है भाई कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल बोल दीजिए, ब्रिटिश रूल इन दोनों के बीच में आता है और पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड को मान लिया जाता है। फिर नया फिर एक देश बनाया जाता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान। तो ये तो पार्टीशन के बारे में हमने टोटली कंसेप्ट के साथ यहाँ पे देखा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बुक के अकॉर्डिंग एंड फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अगर बात करें हम, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं बस। देखिए, अब आ जाइए वापस। तो भाई यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि भाई पार्टीशन क्या था। सबसे पहले हमने पार्टीशन के बारे में देखा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं भाई कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या है। अब हम क्या देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या है, कि भाई पार्टीशन की प्रक्रिया क्या थी, कैसे पार्टीशन हुआ था, वो देख लेते हैं हम। देखिए ध्यान से, पहले हम बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan। भाई बाद में जाकर के फैसला हुआ कि जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं अब वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। एक का नाम क्या है? इंडिया, और एक का नाम क्या है? पाकिस्तान है। इतना याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक हो गया। सच अ डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, और बोला गया है कि ये डिवीजन केवल पेनफुल नहीं था, केवल दर्दनाक नहीं था। आगे देखिए, बट लेकिन ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, और बोला गया है कि भाई ये डिसीजन केवल दर्दनाक नहीं था, ये डिसीजन दर्दनाक होने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करने में काफी डिफिकल्ट था, काफी मुश्किल था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस वाले प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या देखा कि जिस कंट्री को इंडिया नाम से जाना जाता था अब उसको डिवाइड कर दिया गया, और डिवाइड करके अब दो नेशन बना दिए गए। एक का नाम पाकिस्तान हो गया, एक का नाम इंडिया हो गया। और बाद में बोला गया है कि ये जो डिवीजन था ये केवल पेनफुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई इसमें केवल दर्द हो। जब इंडिया का डिवीजन हुआ था तो ये डिसीजन केवल पेनफुल नहीं था, ऐसा नहीं था कि केवल इसमें दर्द था। दर्द के साथ साथ इसको इंप्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट था, इसको इंप्लीमेंट करना काफी कठिन था। ठीक है, यहां तक हमने देखा। आगे देखिए, ये यहां तक हो चुका है हमारा इंप्लीमेंट तक। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो पार्टीशन हुआ था वो कैसे हुआ था, किस बेस पर हुआ था, किस आधार पर हुआ था, तो रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर हुआ था। और रिलीजियस मेजोरिटी क्या होती है? एक सर्टेन एरिया जहां पर जिस धर्म के लोग ज्यादा होते हैं उनको रिलीजियस मेजोरिटी का मानते हैं कि भाई यहाँ पे ये रिलीजन ज्यादा मेजोरिटी में, ज्यादा संख्या में लोग इस रिलीजन के रहते हैं।
तो भाई किस आधार पर हुआ था? रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर हुआ था। आगे देखिए, दिस बेसिकली मीन्स, और इसका अगर सामान्य मतलब देखें तो है कि दैट की एरिया वर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। बोला गया है कि भाई इसका सामान्य मतलब यह था कि ऐसा एरिया जहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, मतलब मुस्लिम रिलीजन वाले लोग पीपुल वहां पर ज्यादा रहते हैं, उसको बेसिकली पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाएगा और कर दिया गया। एंड रेस्ट वाज टू स्टे विथ इंडिया, और बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उसको इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहां तक कंप्लीटली समझ में आया? इसको अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें, हम इस वाले पैरा को देख लेते हैं पूरे को पहले, उसके बाद बात करते हैं। देखो ध्यान से आप इधर, बोला गया है कि भाई देखो, अगर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की बात करें, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की, भाई पार्टीशन की प्रक्रिया क्या थी। तो बोला गया है कि जिस कंट्री को इंडिया नाम से जाना जाता था, जब उसका डिवीजन हुआ तो इसको, अब इसमें से दो बन गए थे, एक को इंडिया नाम से जाना जा रहा था और एक को पाकिस्तान नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, दो बन गए थे। अब आगे ये बोला गया है कि ये जो डिवीजन था, आगे ये बोला गया है कि ये जो डिवीजन था ना, ये डिवीजन केवल पेनफुल नहीं था। ये डिवीजन केवल क्या नहीं था? केवल पेनफुल नहीं था, इसको इंप्लीमेंट करना काफी क्या था? काफी कठिन काम था। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि इसको इंप्लीमेंट जब किया गया ना, तो ये काफी मुश्किल भरा काम था। हमने इतना देखा तो भाई इंडिया और पाकिस्तान में बट गया, और इसका जो डिवीजन था केवल दर्दनाक नहीं था, ये जो डिवीजन था दर्दनाक होने के साथ साथ काफी कठिन था, काफी टफ था उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है कि भाई जो ये डिवीजन हुआ था, इस डिवीजन का आधार क्या था? तो इस डिवीजन के आधार की बात की गई है रिलीजियस मेजोरिटी। रिलीजियस मेजोरिटी इसका क्या था? आधार बनाया गया। और रिलीजियस मेजोरिटी क्या होती है कि जिस एरिया में जिस रिलीजन के लोग ज्यादा होते हैं, वहां पे बोल देते हैं कि भाई इस एरिया में ये रिलीजन मेजोरिटी में है। अब बाद में हुआ क्या कि कैसे डिक्लेयर करें भाई रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर कि कौन सा इंडिया होगा, कौन सा पाकिस्तान होगा? तो देखिए, तो बोला गया है कि ऐसा एरिया जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा में है, ऐसा एरिया जहां पे मुस्लिम रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं, उसको पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी का जो रेस्ट, मतलब बाकी का जो बचा हुआ एरिया है, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जहां पे हिंदू मेजोरिटी में है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, यहाँ तक कंप्लीट है ये। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जल्दी समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा वापस आगे। देखिए, आ जाइए वापस आप। ये वाला पैरा हमारा पूरा हो चुका है, अब हम नीचे वाले पैरा पर आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, कि भाई ये जो विचार है काफी सिंपल लगता है। पार्टीशन का कितना सिंपल है ना, कह देना पार्टीशन हो गया, कितना सिंपल है कह देना विभाजन हो गया। पर क्या सच में इतना सिंपल था विभाजन होना? पर क्या सच में इतना आसान है कह देना कि पार्टीशन हो गया? उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, कितना दर्द लोगों ने झेला, कितने लोग अपने परिवार से बेघर हो गए थे, कितने लोग अपने रिश्तेदारों से बेघर हो गए थे, कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को छोड़ करके जाना पड़ा, कितने लोगों को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। फिर भी आप कहते हो कि सिंपल है पार्टीशन। पार्टीशन को समझना, अगर आपने पार्टीशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप उस टाइम को अनुभव कर सकते हो, उस टाइम को फील कर सकते हो कि कितना दर्द था पार्टीशन के टाइम पर, कितना दर्द था विभाजन के टाइम पर। ठीक है, 80 लाख लोग बेघर हो गए थे। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं सिंपल वे में, 80 लाख लगभग लोग, अगर लगभग की बात करूं मैं, तो 80 लाख लगभग लोग क्या हो गए थे? बेघर हो गए थे अपने घरों से। ठीक है, तो पार्टीशन काफी टफ प्रोसेस थी, काफी पेनफुल भरा काम था उस टाइम का। देखिए, आगे चलते हैं अपन। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, तो ये विचार काफी सिंपल लगता है, बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। लेकिन भाई इसमें बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं भाई कौन कौन सी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अपन पहले की बात करें, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, कि भाई ब्रिटिश इंडिया में एक भी एरिया ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम रिलीजन के लोग मेजोरिटी में रहते हो। जैसा कि
अगर मैं बात करूं, हमने यहां पर देखा है कि भाई जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी उसको पाकिस्तान डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन उस टाइम पर, ये ब्रिटिश इंडिया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर इस ब्रिटिश इंडिया में एक भी एरिया ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। एक भी एरिया ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। तो फिर अब कैसे करें कि भाई हमारा आधार क्या है, रिलीजियस मेजोरिटी है। हमारा आधार क्या है भाई, रिलीजियस मेजोरिटी था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में एक भी एरिया ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। तो फिर बाद में क्या किया गया, बाद में डिसाइड किया गया कि भाई ब्रिटिश इंडिया में दो एरिया ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती है, एक ईस्ट वाला एरिया और एक वेस्ट वाला एरिया, ठीक है। एक ईस्ट वाला और एक वेस्ट वाला एरिया, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला एरिया, जिसको बाद में ईस्ट पाकिस्तान का दर्जा दिया गया, बाद में पाकिस्तान को दे दिया था ना हमने, तो उसको क्या बोला गया, ईस्ट बंगाल। फिर हमने आजाद करा दिया था, बांग्लादेश हो गया था। अभी बांग्लादेश है, अभी वो फ्री है, हमने ही फ्री कराया था, हमने आजाद कराया था। हमने मतलब हमारे भारत देश के जवानों ने आजाद कराया था, सैनिकों ने आजाद कराया था, ठीक है। तो एक तो ईस्ट वाला एरिया जिसको क्या बोलते थे भाई, ईस्ट बंगाल, या बाद में हमने इसको पाकिस्तान को दिया तो ईस्ट पाकिस्तान इसको बोलने लगे थे। और एक वेस्ट वाला एरिया था जो पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया बाद में। तो दो एरिया ऐसे मिले जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, ठीक है। यहां तक कंप्लीट समझ में आया। वापस चलते हैं एक बार अपन यहाँ पे, देखिए। हाँ, हम आ गए थे इधर, ओके। देखिए ध्यान से, अब अगर हम आगे बात करें तो यहां तक, एक मिनट चले, देखिए अब आगे देखते हैं। हमारा हो गया था यहां तक। तो देखिए, देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर यहां पर भाई दो एरिया ऐसे थे जहां पर ध्यान दिया गया। अब दो एरिया कौन कौन से थे, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। ये एक एरिया वेस्ट में था और एक किस में था, ईस्ट में था। अगर मैं आपको ये डायग्राम के फॉर्म में बताना चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर देखिए ये रहा, आप शायद अच्छे से देख पा रहे हो। देखिए, एक तो ये वाला एरिया है, ये पूरा की पूरा, एक तो ये वाला एरिया है वेस्ट वाला, ठीक है। एक ये वाला एरिया है ईस्ट वाला, ठीक है, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। अभी अपन ने इसको फ्रीडम दिलाई थी, अपन ने इसको आजाद कराया था। अपन ने इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं हमारे देश के वीर जवानों ने, ठीक है। तो एक एरिया ऐसा था भाई, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पर, ठीक है। बाद में डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान बन गया, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और ये हमारा इंडिया रह गया था, ठीक है। हमारे पास अभी हम यहाँ पे रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो अगर हम बात करें कि भाई एक एरिया था ईस्ट में और एक एरिया था वेस्ट में जहां पे मुस्लिम रिलीजन वाले लोग ज्यादा रहते थे, तो फिर क्या किया गया कि भाई इन दोनों को ही पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा और ये पाकिस्तान हो जाएगा, या वेस्ट पाकिस्तान बोल लो, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम आगे ये आएगी कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई भी सिंपल रास्ता नहीं है। ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि भाई यहां से रास्ता बना दे कि भाई आप इधर आ जाओ और आप इधर आ जाओ, फिर हम क्या करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं हम कि भाई इनको एक रास्ता दे दें कि सर आप इधर आ जाइए और आप इधर आ जा सकते हैं, एक रोड डाल दीजिए, हाईवे डाल दीजिए यहाँ से, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए कोई भी सिंपल रास्ता नहीं था उस टाइम पर। तो आगे क्या होगा वो देखिए। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कंप्लीटली अच्छे से आ गया होगा, मैं ऐसा यही करता हूं। अब आगे देखते हैं, देखिए यहां पे थे हम, देखिए तो यहां तक हमारा हो गया था भाई एक वेस्ट में था और एक ईस्ट में था। आगे देखिए, देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंट, तो भाई एक भी ऐसा रास्ता नहीं था कि इन दो भागों को जो कि अलग अलग हैं, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाए। एक भी ऐसा रास्ता उस टाइम पर सिंपल नहीं था। आगे देखिए, सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट कि द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल
एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, इसलिए डिसाइड किया गया कि जो नई कंट्री है पाकिस्तान, उनकी सीमा अपन भाई इंडिया से लगा लेते हैं और एक ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर कर देते हैं और उसको भी हम पाकिस्तान को दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडली, तो ये हमारा फर्स्ट वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, अच्छे समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर अब हम आगे बात करें सेकेंडली की, तो नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। बोला गया है कि भाई सभी मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग थे वो सब पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे या सब पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। समझ पा रहे हो? अब एक लीडर का नाम आएगा, उस लीडर का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, यहां तक हो गया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखना है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक मिनट, आप ऐसे याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड नॉन एज फ्रंटियर गांधी वॉज स्ट्रेंजली अपोज्ड टू बी टू नेशन थ्योरी। बोला गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर, ये क्या थे, एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, मतलब इनको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं था। एंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और वो कहां के भाई, कहां के लीडर थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। एंड नॉन एज फ्रंटियर गांधी, और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। वॉज, अगर आके देखें कि भाई स्ट्रेंजली अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दृढ़ता से मजबूती के साथ में टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था, टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, भाई ये पाकिस्तान नहीं चाहते थे, पहली बात तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्या नहीं चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहते थे, और इन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था मजबूती के साथ में। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखना है, आगे देखिए। और हाँ, एक और एमसीक्यू में आ सकता है कभी 12th क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि भाई फ्रंटियर गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमने पढ़ लिया है कि भाई इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, हाँ यहां तक हमारा हो चुका है। आगे देखिए, इवेंचुअली, मतलब संयोग से, हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड द NWFT वॉज मेड टू मार्च विद पाकिस्तान। और बोला गया है कि इनकी आवाज को साधारण लिया गया और उसको इग्नोर कर दिया गया और बाद में एक नया पाकिस्तान बना दिया गया। यहां तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है। सेकंड वाले को मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखिए, अगर यहाँ पे हम देखना चाहें सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला कंप्लीट समझ में आ गया आपको, मैं ये रफ कर दूं। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूं। देखिए, अगर सेकंड वाला हम देखना चाहें बच्चों एक बार, तो देखिए, अगर हम बात करें यहां से कि सभी मुस्लिम रिलीजन वाले लोग क्या नहीं चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे, सभी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। फिर एक लीडर का नाम आया है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आया है, और ये क्या थे, ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। अनडिस्प्यूटेड लीडर मतलब इनको लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। ठीक है, और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनकी मतलब इन्होंने अपोज किया था, मतलब इन्होंने विरोध किया था किसका, टू नेशन थ्योरी का। किसका, जो टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, इसका इन्होंने काफी विरोध किया था। टू नेशन थ्योरी का इन्होंने काफी विरोध किया था। ठीक है, अपोज्ड। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इनकी आवाज को इग्नोर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, और बाद में क्या बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बाद में पाकिस्तान बना दिया गया था, पाकिस्तान का क्रिएशन कर दिया गया था। यहां तक सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। देखिए, अगर हम थर्ड की बात करें तो आपको ध्यान से देखना है। द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट
टू एक मिनट, टू ओके। द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम्स मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। अब बोला गया है कि भाई तीसरी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश इंडिया में दो मुस्लिम प्रोविंस थी, एक बंगाल और एक कौन सा, पंजाब मेजोरिटी में, ठीक है। तो द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में दो प्रोविंस थी मेजोरिटी में जो कि मुस्लिम में थी, एक का नाम क्या, मतलब जहां पे मुस्लिम ज्यादा रहते थे, एक पंजाब और एक बंगाल, ठीक है। अब आगे देखिए, हैड वेरी लार्ज एरियाज वर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। अब बोला गया है हैड वेरी लार्ज एरियाज वर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, और बोला गया है कि भाई यहाँ पर भी देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे केवल मुस्लिम रिलीजन के या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते, तो बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी था जहां पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखना है। आगे देखिए, दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। और बोला गया है कि जो इनका डिवीजन हुआ था ना, जैसे कि आपको पता हो कि भाई अभी पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है, आपको पता हो तो जैसे आपको पता ही है ये बात। तो देखिए, दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त के जो डिसीजन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, किसका, पंजाब का और बंगाल का, कब, 14-15 की मिडनाइट को, मतलब 14-15 की मिडनाइट को। इट मींस, इसका मतलब दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नोन ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। मतलब बोला गया है कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये पता ही नहीं था कि जब आजादी का दिन मनाया जा रहा था तो वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो समझ पा रहे हो आप, वही पार्टीशन की प्रोसेस कितनी पेनफुल थी, कितनी डिफिकल्ट थी। आधे लोगों को तो ये पता भी नहीं है, बंगाल में और पंजाब में बेचारों को, कि भाई वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। कितना पेनफुल, कितना दर्द भरा था पार्टीशन, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, दिस वॉज रिलेटेड to the fourth and the most intractable of all the problems of partition। अगर हम बात करें, this was related to the fourth and the most intractable of the problems of partition, के भाई ये पार्टीशन की, अगर अपन बात करें कि ये पार्टीशन की बहुत बड़ी, एक लाइन मिस कर दी शायद अपन ने ये वाली, द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंस केज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन। तो बोला गया है कि अगर पार्टीशन की सबसे बड़ी त्रासदी देखें तो किसकी मानी जाती है, बंगाल की और पंजाब की मानी जाती है, कि भाई पार्टीशन में सबसे बड़ी त्रासदी अगर मानी जाएगी तो पंजाब की और बंगाल की मानी जाती है, इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, दिस वाज रिलेटेड, ये संबंधित था, टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंटरेक्टेबल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन, के सारी समस्याओं से संबंधित ये पार्टीशन की सतह कैसे था, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। हमने बिल्कुल अच्छे से चार्ट के द्वारा, बुक के द्वारा अच्छे से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इसको एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो, या फिर आप पार्टीशन के कुछ इमेज देख लीजिए। जब तक देखिए, शायद आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा हो। तो पार्टीशन में लोग अपने सिरों पर, देखिए ध्यान से, पार्टीशन में लोग अपने सिरों पर सामान को लेकर के जा रहे हैं, जितना वो कैरी कर पा रहे हैं, जितना अपने सिर पर वो लेके जा सकते हैं उतना वो अपने सिर पर लेके जा रहे हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी, सारा मतलब उनका घर वगैरह, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब वहीं छूट गई है और उनको बॉर्डर के उस पार भगाया जा रहा है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। आप एक बार ये देखिए 2 मिनट के लिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, ये देख लिया होगा आपने अच्छे से। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये मैंने आपको समझा दिया था, ये मैंने आपके लिए मैप लगाया था कि भाई एक तो ईस्ट बताना था आपको, एक वेस्ट बताना था। ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है।
और अगर ये बात करें कब का है, ब्रिटिश इंडिया बिफोर पार्टीशन, तो भाई लेकिन यहाँ पे पार्टीशन को भी दर्शा दिया गया है कि भाई ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947 का है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आप ध्यान से, थोड़ा सा और है इस वाले टॉपिक में जिसमें ये हो जाएगा मैं भी अच्छे से कंप्लीट। थोड़ा और जूम कर लेते हैं भाई, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, ओके ठीक है। देखिए अगर देखना चाहें आगे कि साइड्स ऑफ द बॉर्डर, एक मिनट, अपन ने कहाँ पे छोड़ा था एक बार देख लेते हैं। अपन ने यहाँ पे दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ, आगे देखिए अगर हमने यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आगे हम यहीं से कंप्लीट करते हैं स्टार्ट। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ। माइनॉरिटीज कौन होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे माइनॉरिटीज के बारे में आप जानते हो ना, अल्पसंख्यक, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज, ठीक है। तो देखिए अगर इनके बारे में हम देखें आगे, यहीं से स्टार्ट चलेगा। देखिए साइड्स ऑफ द बॉर्डर, कि भाई जो माइनॉरिटीज थे, जो अल्पसंख्यक थे, वो बॉर्डर के दोनों साइड थे, मतलब इस साइड भी थे और उस साइड भी थे, मतलब इंडिया की बॉर्डर की तरफ भी थे और पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ भी थे। आगे देखिए, lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and equally। तो देखिए बोला गया है lakhs of Hindus and Sikhs, तो लाखों की संख्या में हिंदू और सिख in the area that were now in Pakistan and equally large number of Muslim on the Indian side in Punjab and Bangladesh and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped। कुल मिलाकर के बोला गया है कि भाई बहुत लाखों की संख्या में हिंदू और सिख कैसे थे जो पाकिस्तान वाले एरिया में थे, और इसी के समान इक्वली लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग ऐसे थे जो कि पंजाब, बंगाल, दिल्ली और इसके सराउंडिंग, मतलब इसके आसपास के एरियाओं में रहते थे, इसके आसपास के एरियाओं में थे। और ट्रैप्ड मतलब होता है फंस जाना, और वो फंस गए थे वहां पे आकर के। ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर हिंदू और सिख पाकिस्तान में गए तो वहां जाकर के वो फंस गए थे, और उधर से मुस्लिम लोग इधर आ गए, मतलब इधर फंस गए थे। कहाँ पर? पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली में, और दिल्ली के सराउंडिंग, मतलब दिल्ली के आसपास के जो एरिया है चारों तरफ के, उसमें वो फंस गए थे। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये तीनों चारों लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेनी है। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया है आपको? थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। देखिए साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट, यहां से स्टार्टिंग है। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर नोटिस। और बोला गया है कि बॉर्डर के दोनों साइड से जो माइनॉरिटीज थे उनको भगाया जा रहा था, उनके घरों को छोड़कर उनको जाना पड़ता था, और कभी कभी तो कुछ घंटों की उनको मोहलत दी जाती थी कि भाई आपको इतने घंटे की मोहलत है, इतने घंटे में आप अपने घर को खाली करके बॉर्डर के उस साइड जाइए। तो सोचिए कि चंद घंटों की मोहलत या चंद हावर्स की मोहलत आपको दी जा रही हो कि भाई आप जितना सामान अपने साथ लेके जा सकते हो उतना सामान सिर पर रख के लेके जाइए, कैरी करके, और आपको अभी अपने घर को छोड़कर, अभी अपने देश को छोड़ करके बॉर्डर के उस साइड जाना है। तो कैसा लगेगा? समझ पा रहे हो? इतना पेनफुल था पार्टीशन। आगे देखिए, तो यहां तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहां तक क्या हो चुका है? हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए इसमें। पार्टीशन के बारे में देखा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, और इसके किसके बारे में देखा था? एक देखा है हमने रिहेबिलिटेशन के बारे में, हमने इसमें अच्छे से देखा है, जाना है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब चलें नेक्स्ट टॉपिक पर। थकना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। देखो लाइफ इज अ रेस, कि बोलते हैं जिंदगी क्या है? एक रेस है। लेकिन हम थक नहीं सकते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और हम हार नहीं मान सकते हैं, ठीक है। हम हार नहीं मान सकते, हम हार सकते हैं पर हम हार मानेंगे नहीं। अगर हम हार भी गए तो हम दोबारा उठेंगे, दोबारा लड़ेंगे, लेकिन हम जीत की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश हमारा यही रहेगी, प्रयास हमारा यही रहेगा कि भाई एक ना एक दिन हमारा आएगा, अपना टाइम आएगा, एक टाइम होगा जो अपना होगा। उस वजह से मेहनत लगातार अपने को करनी है, और थकना नहीं है। और थक जाओ तो थोड़ा आराम करो। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको मोटिवेट कर दूं कि बिल्कुल नहीं थकोगे, आज से आपको पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है,
बिल्कुल पढ़ना है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कीजिए, लेकिन आप एक टाइम ड्यूरेशन रखिए कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे बच्चे बना लेते हैं ना कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मुझे टेबल से हिलना भी नहीं है, बस पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है, जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है, देखो जो चीज आपको पसंद होती है ना उसमें टाइम, उसके लिए मतलब टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ता है। जो चीज आपको पसंद होती है उसके लिए टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ता है, जो चीज पसंद नहीं होती ना उसके लिए टाइम टेबल बना रहे हो। ऐसा क्यों भाई? इंटरेस्ट बनाइए पढ़ाई को, अगर आप इंटरेस्ट में लोगे या इंटरेस्ट बनाओगे पढ़ाई को तो उसके लिए टाइम टेबल की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो आप विदाउट टाइम टेबल के भी टाइम निकालोगे। जैसे कभी कभी किसी से बात करने के लिए टाइम निकाला जाता है ना, टाइम होगा नहीं फिर भी टाइम निकालते हो, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। अगर इंटरेस्ट आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि निकालोगे, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो निकालना भी चाहोगे तो नहीं निकाल पाएगा टाइम। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो टाइम आप निकालना भी चाहोगे तो भी टाइम नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि भाई पार्टीशन के रिजल्ट क्या थे, पार्टीशन के परिणाम क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, पार्टीशन के परिणाम क्या थे तो देखते हैं अपन। द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रूप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। बोला गया है कि 1947 का जो ईयर था ना, सबसे बड़ा एक ऐसा साल या ऐसा ईयर माना जाता है जो मोस्ट अब्रूप्ट, अब्रूप्ट मतलब होता है बच्चों आकस्मिक या अचानक रूप से, अनप्लान्ड मतलब अनियोजित, जिसको प्लान नहीं किया गया हो, एंड ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब त्रासदी, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन, कि मानव के इतिहास में 1940 वाला, कि मानव के इतिहास में 1947 वाला जो ईयर था वो एक ऐसा ईयर था जो अब्रूप्ट मतलब आकस्मिक या अचानक रूप से, अनप्लान्ड जिसको प्लान नहीं किया गया था, और ट्रेजिक जो एक त्रासदी के रूप में समझा जा सकता है मानव के इतिहास में। लोगों का इतना ट्रांसफर उस ईयर में, मतलब लोगों का उतना बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट उस ईयर में 1947 के ईयर में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 80 लाख लोग बेघर हो गए थे। इतना बड़ा ट्रांसफर लोगों का, पॉपुलेशन का हुआ था उस टाइम पर 1947 के ईयर में। तो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेजिक ईयर माना जा सकता है, सबसे बड़ा त्रासदी वाला साल ये माना जा सकता है। यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड क्या है मैन पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। बोला गया है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से बोला गया है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी, एक धर्म के लोगों के नाम, मतलब धर्म के लोगों मतलब धर्म के नाम पर लोग, एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रूथलेसली मतलब बेरहमी से दूसरे रिलीजन के लोगों को मार रहे थे। कि भाई धर्म के नाम पर लोग, एक कम्युनिटी के लोग या एक रिलीजन वाले लोग दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन को, दूसरे रिलीजन वाले लोगों को बेरहमी के साथ मार रहे थे। और ये कब की बात है? ये पार्टीशन के ईयर की बात है, 1947 की। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया। आगे देखिए, सिटीज लाइक, अब अपन वो शहर देख लेते हैं जहां पे पार्टीशन की ऐसी कंडीशंस चल रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसे कि लाहौर, आगे देखिए तो लाहौर के बारे में ये यहाँ पे एक इमेज दी गई है एनसीईआरटी में ही, देख सकते हो आप, ट्रेन पर लोग कैसे चढ़ रहे हैं। अच्छा आपने गदर मूवी देखी होगी ना, तो कुछ कुछ वैसा ही सीन है, ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही हुआ था। गदर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, गदर फर्स्ट जो मूवी आई थी उसकी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एनसीईआरटी में भी इमेज दिया गया है कि भाई एक ट्रेन है, ट्रेन में लोग जबरदस्ती चढ़ रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, जगह नहीं मिल रही है, इनमें से कुछ लोग नीचे गिर जाएंगे बेचारे, कुछ लोग चढ़ नहीं पाएंगे। फिर उधर से अदर रिलीजन वाले लोग इनको तलवार लेकर के या जो भी इनके पास वेपन है वो लेकर के इनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो सोचिए आप कि कितना पेनफुल था। मान के चलो कि एक पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे नीचे हैं, बच्चे ऊपर बैठे हैं, पेरेंट्स नीचे हैं, तो कितना है कि मतलब भाई बच्चे पेरेंट्स को पुकार रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को पुकार रहे हैं, कितना दर्द भरा काम था पार्टीशन। समझ पा रहे हो? तो पार्टीशन में काफी दर्द था, काफी दर्द था। नेक्स्ट याद हो गया। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अपन सिटीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शहर थे जहाँ पे पार्टीशन की ऐसी ऐसी मतलब ज्यादा पार्टीशन से ज्यादा कंडीशंस खराब थी। मतलब पार्टीशन के नाम पर, मतलब बोल सकते हैं कि रिलीजन के नाम पर लोगों को ज्यादा मारा जा रहा था। एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को बहुत ज्यादा मार रहे थे। ऐसी कौन कौन सी सिटीज थी
तो देख लेते हैं। देखिए अपन करते हैं स्टार्ट यहां से। देखो अपन ने उधर तो देखा था लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। बोला गया है कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता ये सब कम्युनल जोन्स बन गए थे, कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे। कम्युनल जोन्स मतलब होता है सांप्रदायिक अखाड़े। कम्युनल जोन्स मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक अखाड़ों में ये बट गए थे, डिवाइड हो गए थे। आगे देखिए, मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वर मेनली हिंदूज और सिख लिव। और मुस्लिमों ने उन एरियाओं में जाना बंद कर दिया या उन एरिया में जाना इग्नोर कर दिया जहां पर हिंदू और सिख लोग ज्यादा रहते थे या रहते थे। और फिर क्या हुआ कि हिंदू और सिख लोगों ने भी उन एरियाओं में जाना बंद कर दिया जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे। देखिए आगे लिखा होगा, सिमिलरली और इसी के समान द हिंदूज एंड द सिख्स स्टे अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी वाले एरिया में, मतलब जहां ऐसा एरिया जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हो, वहां पर हिंदू और सिख लोगों ने, मतलब हिंदू और सिख रिलीजन के लोगों ने वहां पर जाना मना कर दिया था। तो भाई हिंदू और सिख लोग अब कौन से वाले रीजन में नहीं जाएंगे? जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या मुस्लिम रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, फोर्स्ड टू abandon their homes and move across borders। और बोला गया है कि भाई उनको मजबूर किया जा रहा था कि अपने घरों को छोड़ने के लिए और बॉर्डर के उस पार जाने के लिए। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग। और लोगों को बहुत मतलब दुखों का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम पर या पड़ता था। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स। भाई माइनॉरिटीज जो थे बॉर्डर के दोनों तरफ थे। आगे देखिए, द अनिड फेल, फेल मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है शायद फेल्ड है ये, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये मिट गया है शायद, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से, आप देख लेना आपके एनसीईआरटी वाली बुक में। देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्परेरी शेल्टर्स इन रिफ्यूजी कैंप। और बोला गया बच्चों कि लोगों को जबरदस्ती बॉर्डर के एक साइड से दूसरे साइड भेजा जा रहा था, और अगर कोई बॉर्डर के उस पार पहुंच भी गया तो भाई उसका घर थोड़ी है वहां पर। आप मान के चलिए आप बॉर्डर के इस पार हो, कंट्री एक ही है भाई, बॉर्डर बना दिया बीच में। अब बॉर्डर बना दिए तो हमारा घर यहाँ पर है, अगर मुझे जबरदस्ती बॉर्डर के उस पार भेजा जाएगा तो मेरा वहां पर कौन है? कोई नहीं, तो मैं किसके पास रहूंगा? तो फिर रिफ्यूजी कैंपों में, रिफ्यूजी बनकर के लोगों को कैंपों में महीनों, सालों, दिन, हफ्ते गुजारने पड़ रहे थे। और रिफ्यूजी कौन होते हैं बच्चों? जिनका स्थायी आवास नहीं होता है, मतलब जिनको कैंपों में अपने दिन गुजारने पड़ते हैं, जिनका स्थायी आवास नहीं है। स्थायी आवास मतलब रिफ्यूजी उनको बोलते हैं कि जो बॉर्डर के उस टाइम पर जो बॉर्डर के उस साइड गए थे, जिनका स्थायी आवास नहीं था और जिनको या तो सरकारी कैंपों में ठहरना पड़ रहा था या सरकारी कैंपों में जिनको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था, महीनों, दिन, साल, या तो सरकारी कैंप या प्राइवेट कैंपों में जिनको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था, उनको बोलते हैं रिफ्यूजी। ठीक है यहाँ तक? तो ये यहाँ तक अपन ने कंप्लीटली देखा। आगे देखिए, दे ट्रेवल्ड टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन ऑफन बाय फुट। और बोला गया है कि भाई जब लोग यात्रा कर रहे थे एक साइड से बॉर्डर की दूसरी साइड में, तो अगर अपन शॉर्ट में कहना चाहें तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। बेचारों के पास व्हीकल तो थे ही नहीं भाई, उस टाइम पर इतने व्हीकल नहीं थे। और कितनी लंबी दूरी तय कर लोगे भाई तुम बैलगाड़ी से? उस टाइम पर, हमारे टाइम उस टाइम पर बैलगाड़ी चलते थे 1947 में, कितनी लंबी दूरी तय कर लोगे भाई आप? उस वजह से लोग फुट के द्वारा, पैरों के द्वारा चल रहे थे। ट्रेन पर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ ट्रेन के नीचे भाग रहे हैं, मतलब ट्रेन का जो रेलवे स्टेशन है उस पर भाग रहे हैं ताकि उनको भाई जगह मिल जाए, पर जगह मिल नहीं रही। उधर से अलग कम्युनिटी वाले लोग आ रहे हैं उनको मारने के लिए। बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत पेनफुल वाली कंडीशन उस टाइम पर चल रही थी। आगे देखिए, इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप। और बोला गया है कि भाई और इस जर्नी में उन लोगों को लूटा गया, मारा गया, उनके साथ उनकी मतलब जो लेडीज थी उनके साथ रेप किया गया, मतलब रेप किया जा रहा था। देखो कितना कंडीशन खराब है पार्टीशन की। आगे देखिए, thousands of women were abducted on both sides of the border। अब आगे बोला गया है कि भाई हजारों की संख्या में महिलाओं को जो किडनैप किया गया। अबंडक्टेड मतलब होता है किडनैप करना,
अबडक्टेड है ये, सॉरी, अबडक्टेड मतलब होता है किडनैप करना या अगवा कर लेना। तो भाई अबडक्टेड किया गया हजारों की संख्या में महिलाओं को बॉर्डर के दोनों साइड, ठीक है। आगे देखिए, दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन और अबंडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। और जो अबंडक्टेड मतलब होता है किडनैप कर लेना, अगवा कर लेना। तो हजारों की संख्या में महिलाओं को किडनैप किया जा रहा था, अगवा किया जा रहा था। और जो अबंडक्टर था मतलब कुल मिलाकर के जो किडनैपर होता था, जो अगवा करने वाला होता था, वो जिस महिला को अगवा किया गया उसका रिलीजन को चेंज कराता, उसके रिलीजन को कन्वर्ट कराता और अपने धर्म में, मतलब जो उस किडनैपर का रिलीजन होता था उस धर्म में उस महिला के धर्म को कन्वर्ट करा करके उसको शादी करने के लिए मजबूर करता था। सोचो तुम कितनी कंडीशन खराब थी। और एक सीन ऐसा भी आएगा यहाँ पर कि भाई अपन पढ़ने के मतलब आगे वाली लाइनों में कि भाई आगे वाले पॉइंटों में पढ़ने वाले हैं कि भाई कुछ कंडीशन ऐसी भी आ गई थी कि अपनी ही फैमिली मेंबर्स को, वहां की लेडीज को ही मारना पड़ रहा था जहर दे करके। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि भाई, मतलब उनका मानना था कि भाई उनको अपनी फैमिली का ऑनर बचाने के लिए, उनको अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा था कि अपने ही घरों की महिलाओं को जहर देना पड़ रहा था। ऐसी कंडीशन थी पार्टीशन की। पार्टीशन कोई ऐसा नहीं था, पार्टीशन ऐसा था कि जब कुछ कंडीशन ऐसी थी वहां पर कि अपने ही घर की महिलाओं को, अपने ही घर की महिलाओं को जहर देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अपने घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए। समझ पा रहे हो? महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। बॉर्डर मूवी में, सॉरी गदर 1 मूवी में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने जहर दिया था उनको, वो छोटी छोटी बच्चियों को, दो को। तो थोड़ा वहां से रिलेट कर सकते हो पार्टीशन की कंडीशंस क्या थी। देखिए नेक्स्ट, तो पोस्ट मैरिज यहां तक हो गया। इन मेनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर। आ गया, जैसा कि मैंने बोला था कि भाई बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे केस ऐसे भी हुए थे जब अपनी फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत या महिलाओं की इज्जत, परिवार की इज्जत और महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए अपने ही फैमिली मेंबर के द्वारा उन महिलाओं को मारा जा रहा था, मतलब जहर दिया जा रहा था। सोचिए तुम कितनी कंडीशन खराब थी। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए, बहुत कंडीशन खराब थी उस टाइम पर। मैनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, दोज हु डिड मैनेज टू अक्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम्स, और जिन्होंने मैनेज करके बॉर्डर को पार भी कर लिया उन्होंने पाया कि भाई बॉर्डर के उस पार उनके पास कोई घर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, फिर इनको रिफ्यूजी बन करके कैंपों में दिन, महीनों, रात, सालें गुजारनी पड़ रही थी, हफ्ते गुजारने पड़ रहे थे। नेक्स्ट, हाँ यहाँ तो हो गया। फॉर लाख्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज द कंट्री फ्रीडम मीन्स लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको भाई देश में रिफ्यूजी कैंपों में अपना जीवन गुजारना पड़ रहा था। नेक्स्ट, द कंट्री फ्रीडम, ये हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, फॉर मंथ्स एंड सम टाइम फॉर ईयर, कि भाई कभी कभी इनको महीनों तक रहना पड़ता था और कभी कभी इनको सालों तक भी रहना पड़ता था। नेक्स्ट, अब देखिए यहां तक तो ये पार्टीशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब आता है इंपोर्टेंस राइटर्स का, फिल्म मेकर्स का, पोइट्स का, कि भाई इन्होंने, देखो कोई घटना जब घटित हो जाती है उसके बाद में राइटर्स, फिल्म मेकर्स, पोइट्स या थिंकर्स ये उस घटना के बारे में बताते हैं या लिखते हैं, अपने अपने व्यू रखते हैं और उस घटना में क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या मतलब कितना, जैसे बोलो ट्रॉमा, कि भाई त्रासदी कितनी हुई थी, नुकसान कितना हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सब बताते हैं। तो देखिए इनका भी योगदान होता है, सुनिए ध्यान से। राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in their novels। बोला गया है कि इन सब ने अपने नॉवेल्स में जो निर्दयता के साथ लोगों को मारा जा रहा था, रूथलेसनेस के साथ, निर्दयता के साथ लोगों को मारा जा रहा था, फिल्म मेकर्स ने, पोइट्स ने, इन सब ने अपने अपने शब्दों में उसको बताया है, अपने अपने नॉवेल्स में उसको लिखा है, अपने अपने व्यू रखे हैं और बताया है कि भाई क्या क्या कंडीशन खराब है। यहां तक हो गया तो भाई यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपन देख लें थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज के रूप में बताया, पोएम्स के बारे में बताया, फिल्म बना करके बताया, वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, कि भाई इन्होंने क्या किया है, किसके बारे में बताया है,
इन्होंने बताया है फिर से किसके बारे में, ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की त्रासदी के बारे में इन्होंने बताया है। दे हैव ऑफन टाइड द फ्रेज दैट द सर्वाइवर देमसेल्फ यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट। और बोला गया है कि जिन लोगों ने इस पार्टीशन को झेला था उनके बारे में अगर ये कहें तो इन्होंने कहा है कि मात्र ये पार्टीशन डिवीजन नहीं था कंट्रियों का, ये जो पार्टीशन था ये केवल कंट्रियों का डिवीजन नहीं था, केवल देशों का विभाजन नहीं था, ये डिवीजन ऑफ हार्ट था, दिलों का बंटवारा था। ये क्या था, दिलों का बंटवारा था, डिवीजन ऑफ हार्ट था। तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो याद रखना है कि जो पार्टीशन है इसको क्या बोला गया है, डिवीजन ऑफ हार्ट बोला गया है। यहां तक कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर किया है। क्या आपको समझ में आया? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस हमको अच्छे से समझ में आया था। ओके, क्योंकि क्लास लाइव नहीं चल रही है तो डल जाने के बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। देखिए आगे, अब अगर आगे अपन और देखना चाहें थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए जो हाईलाइट हो रहा है केवल अपने को उस पर फोकस करना है। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। और बोला गया कि पार्टीशन के टाइम पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, जो रेलवे में काम कर रहे थे, वो भी डिवाइड हो गए थे, वो भी बट गए थे। नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाना किसी चीज के बारे में। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर बिटवीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपन एक अनुमान लगाएं, अगर अपन एस्टिमेट करें, अनुमान करें, तो लगभग 80 लाख लोग बॉर्डर के एक से दूसरी तरफ हो रहे थे। मतलब अपने घरों से वो माइग्रेट, मतलब अपने घरों से वो या फिर बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर, अपनी कंट्री, इन सब से वो इधर उधर हो गए थे। मतलब उनको माइग्रेट करना पड़ा था लगभग 80 लाख लोगों को। 80 लाख पॉपुलेशन बहुत होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी बड़ी कंडीशन खराब थी वहां पर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। और बोला गया है कि पार्टीशन से संबंधित जो वायलेंस था, उस वायलेंस में लगभग 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, ये बात की गई है। तो 5 से 10 लाख लोगों को तो मार दिया गया और लगभग 80 लाख लोग बेघर हो गए थे। मतलब 80 लाख लोगों को क्या करना पड़ा था, माइग्रेशन करना पड़ा था, माइग्रेट करना पड़ा था उनको। मतलब वो माइग्रेट हो गए थे अपने शहर से, अपने गांव से, अपने जिले से, अपने देश से भी बोल सकते हैं कि भाई बॉर्डर के कुछ लोग बॉर्डर के उधर, कुछ लोग बॉर्डर के इधर, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेंबर से। आगे देखिए, even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted of the 12% of the total population in 1951। कि भाई ये पार्टीशन के बाद में भी अगर अपन 1951 की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की अगर अपन बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 1951 में 12% आबादी मुस्लिम लोगों की थी। समझ पा रहे हो कि पार्टीशन के बाद भी अगर अपन बात करें 1951 में, तो 1951 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जितनी थी, उस टोटल पॉपुलेशन में, उस टोटल जनसंख्या में 12% आबादी जो थी, 12% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी की थी। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको, या मुस्लिम रिलीजन वाले लोगों की थी? यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखिए, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। और अगर आगे बात करें हम, जैसे कि मैंने मुस्लिम लीग के बारे में पहले भी बता दिया, फिर भी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो ये आपको मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा रिटर्न फॉर्म में कुछ चीज मिल जाए, अपनी बुक में, आपकी बुक में मिल जाएगी आपको। तो मुस्लिम लीग भाई एक पार्टी थी जो मुस्लिमों के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया। और कॉलोनियल इंडिया में इसको स्थापित किया गया था, आपको पता है। यहां तक कंप्लीटली आपको समझ में आया? ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और आगे देखें तो देखिए, अब आएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या आएगा? अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है भाई? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कौन सा होने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं अपन, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यूअसली यहीं से स्टार्ट करेंगे, लगातार हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली मैं नेक्स्ट मेरी क्लास में अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सकूं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब कर करके। और अपने फैमिली मेंबर्स में अगर कोई 12th में या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या जिसको पार्टीशन के बारे में थोड़ा जानना हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, और देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।